हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर इनकम टैक्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इनकम टैक्स में हमने अब तक पिछले जो वीडियोज़ हैं उनमें बेसिक जो पॉइंट्स थे हमारे उनके बारे में काफ़ी जानकारी ली। आज हम इनकम टैक्स के जो 5 हेड है उनमें से प्रथम हेड के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हेड इसमें हम लेके चलते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत देखिए हम किस किस को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हाउ टू कंप्यूट सैलरी, कि सैलरी को किस प्रकार से कंप्यूट करेंगे, हम किस प्रकार से उसकी गणना करेंगे। बेसिक्स ऑफ सैलरी, सैलरी के जो बेसिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सैलरी, जो विभिन्न प्रकार की जो सैलरियाँ मिलती हैं उनका किस प्रकार से कर निर्धारण करेंगे या उनके कर की गणना किस प्रकार से करेंगे की जानकारी। अलाउंसेज, जो भत्ते हैं उनके बारे में। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एक कर्मचारी को अपने रिटायरमेंट पर किस प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं के बारे में। परक्यूसिटीज़, एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में। और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, यानी ये जो सैलरी हैं इनके संबंध में कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती हैं उनके बारे में। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सैलरी जो है वो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही बड़ा पोर्शन भी है। तो इसको हम टुकड़ों में स्टडी करेंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंतर्गत तो यह पॉसिबल नहीं है कि कंटिन्यू हम इसको करते रहें, क्योंकि सैलरी का चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है। देखिए, इसमें हम ये सारी चीज़ें जो इस स्लाइड में दिखाई गई है इन सब के बारे में जानकारी लेंगे और इन सब को हम कुछ वीडियोज़ में टुकड़े करके फिर बाद में डिस्क्राइब करेंगे। तो सैलरी के अंदर हम देखें क्या क्या लेते हैं। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन, बोनस, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी इनकैशमेंट, पेंशन, रिटायरमेंट कंपनसेशन, वीआरएस, अदर रिसिप्ट इन लीव ऑफ सैलरी, अलाउंसेज, परक्यूसिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं वो सैलरी के अंदर आती है। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन सब को लेने के बाद जो सैलरी है उसका हम कंप्यूटेशन किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, जब हम कंप्यूटेशन करेंगे इसका सैलरी का तो उसमें हम ये सभी चीज़ें लेके चलेंगे। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, पेंशन, एन्युटी, बोनस, कमीशन, एरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांसेज ऑफ सैलरी, अलाउंसेज। इसके अलावा इन सब का टोटल लगाने के बाद ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, वैल्यू ऑफ परक्यूसिटीज़, और जो भी सैलरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आनी हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो सैलरी का जो कंप्यूटेशन है वो कुछ हम इस प्रकार से करेंगे। लेकिन कंप्यूटेशन करने से पूर्व हमें इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जानकारी के अभाव में हम हमारा क्वेश्चन है जो वो गलत कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक सैलरी का। देखिए, सैलरी के जो बेसिक्स हैं उसके अंतर्गत हम क्या क्या लेके चलेंगे और किस प्रकार से सैलरी को सैलरी माना जाएगा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। बेसिक सैलरी, एनी बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। किसी भी प्रकार का यदि बेनिफिट कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध के दौरान प्राप्त होता है तो वह सैलरी हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। सैलरी पर जो कर है वो उसके रिसिप्ट और ड्यू यानी उसके दे और उपार्जित होना जो दोनों में से पूर्व में होगा के आधार पर ही किया जाएगा। बोनस इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। बोनस जो है
वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल किया जाएगा, यानी प्राप्त होने पर टैक्सेबल माना जाएगा। इसके अलावा इफ एन इंडिविजुअल रिसीव्स सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज या एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर ऑल विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। यदि कोई इंडिविजुअल वेतन एक से अधिक नियोक्ता से या एक से अधिक सोर्सेज से प्राप्त करता है, तो जहाँ से भी वह प्राप्त करता है उन सभी को हम इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल मानेंगे, जो जितने भी नियोक्ता से वह सैलरी प्राप्त कर रहा है। और ये सारे के सारे जो टैक्सेबल होंगे वो प्रीवियस ईयर में ही माने जाएंगे। इसके अलावा एनी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड और अलाउड, यदि किसी प्रकार का कोई सैलरी पर एरियर है, उसका भुगतान हो गया है या फिर मिल गया है, उसको भी हम इस हेड के अंतर्गत टैक्सेबल मानेंगे। देखिए, किसी आय पर या किसी आय को वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर लगाने के लिए यह आवश्यक है कि आय के भुगतान करने वाले एवं आय के प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध हो। यदि भुगतान करने वाले एवं प्राप्त करने वाले के मध्य नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं है, तो ऐसी आय पर हम वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर नहीं लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए, लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्यों को मिलने वाले वेतन पर वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उनके वेतन पर अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर लगता है। इसी प्रकार यदि कोई संचालक कंपनी के साथ कर्मचारी के रूप में कार्य करने का प्रसंविदा करता है, तो उसके वेतन पर इस शीर्षक में कर लगेगा, अन्यथा उसको मिलने वाले वेतन एवं अन्य भुगतानों पर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर लगेगा। नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध वास्तव में एक स्वामी एवं सेवक जैसा होता है। स्वामी की हैसियत से नियोक्ता कर्मचारी को निर्देश देता है कौन सा कार्य किया जाएगा, कब किया जाएगा तथा कैसे किया जाएगा, तथा सेवक के रूप में कर्मचारी अपने मालिक या नियोक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि दोनों में नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध है। यानी सैलरी के अंतर्गत इनकम फ्रॉम सैलरी को हम जब डिफाइन करेंगे या काउंट करेंगे सैलरी हेड के अंतर्गत, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इन दोनों में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध है या नहीं है। इसके बाद देखिए, नियोक्ता शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार के नियोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए सरकार, कोई स्थानीय सत्ता, एक कंपनी, कोई अन्य सार्वजनिक संस्था, विदेशी सरकार अथवा निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यष्टि अथवा फर्म आदि। इसी प्रकार भूतपूर्व एवं भावी किसी भी नियोक्ता से अथवा सभी नियोक्ता से गत वर्ष में मिलने वाले वेतन को वेतन की आय में सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। और इसके अलावा एक फोर्थ पॉइंट था अपना, इफ़ एन इंडिविजुअल रिसीव सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्सेज या एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर ऑल विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। यानी कि सैलरी वर्तमान, भूतपूर्व एवं भावी किसी भी नियोक्ता से अथवा एक से अधिक नियोक्ता से गत वर्ष में मिलने वाले वेतन को वेतन की आय में सम्मिलित किया जाता है। गत वर्ष में कुछ पॉइंट्स और भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्य कोई वेतन, चाहे भले ही इसका भुगतान कर्मचारी को मिला है अथवा नहीं, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और टैक्सेबल भी होगा। गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता के द्वारा दिया गया वेतन, चाहे भले ही यह वेतन उसे उस समय तक प्राप्य नहीं हुआ हो। गत वर्ष में वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा चुकाया गया पिछला बकाया वेतन बशर्ते
कि उस वेतन पर पिछले किसी गत वर्ष में कर न लग चुका हो को वेतन के अंतर्गत भी काउंट किया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी सैलरी से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सैलरी के अंतर्गत हम किन किन को सम्मिलित करते हैं, इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है और क्या क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। तो देखिए, सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी के अंतर्गत हम एनी वेजेज, किसी प्रकार की मजदूरी को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि आयकर अधिनियम में वेतन तथा मजदूरी दोनों में भेद नहीं किया गया। इन दोनों साधनों से प्राप्य होने वाली आय पर वेतन शीर्षक के अंतर्गत ही कर लगाया जाता है। उच्च अधिकारियों को मिलने वाले पारिश्रमिक को वेतन तथा मजदूरों व कारीगरों को मिलने वाले पारिश्रमिक को मजदूरी कहा जाता है। यदि किसी श्रमिक को अपने नियोक्ता से दैनिक आधार पर अथवा कार्य के आधार पर मजदूरी मिलती है तो ऐसी मजदूरी को वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद एनी एडवांस सैलरी, किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान, लीव सैलरी, छुट्टियों का वेतन, एनी एन्युटी और पेंशन, किसी प्रकार के वार्षिकी अथवा पेंशन, एनी ग्रेच्युटी, एनी फी, कमीशन, परक्यूसिटीज और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू आरपीएफ टू द एक्सटेंट इज टैक्सेबल, एनी अदर पेमेंट मेड और बेनिफिट्स एक्सटेंडेड ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। यानी किसी भी प्रकार का कोई भुगतान जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध दर्शाता हो को सभी प्रकार से हम सैलरी के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। वेतन के अंतर्गत मुख्य रूप से हम प्रमुख मद जो जिनके हम, वैसे तो हम इन सब के बारे में ही जानकारी लेंगे आगे जो ये वीडियो है हमारा उसमें। इसके साथ साथ में मुख्य रूप से जब हम कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है बेसिक सैलरी का, यानी मूल वेतन का। मूल वेतन जो है वो कब उपार्जित होता है, कब उसको किस प्रकार से उसको काउंट किया जाता है, किस प्रकार से उसको परिभाषित किया गया है के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मूल वेतन, बेसिक सैलरी, सामान्यतः कर्मचारियों को प्रति माह मिलने वाले कुल वेतन में कुछ राशि मूल वेतन के नाम से दी जाती है तथा शेष भाग भत्ते एवं अन्य अनुलाभ के रूप में दिए जाते हैं। यदि कर्मचारियों की नियुक्ति वेतन श्रृंखला में की जाती है तो प्रतिवर्ष उनके मूल वेतन में वृद्धि होती रहती है और मूल वेतन की राशि बदल जाती है। कर्मचारी की नियुक्ति वेतन श्रृंखला में न होने पर मूल वेतन की राशि स्थिर रहती है, यानी उसकी श्रृंखला यानी पे मैट्रिक्स या ग्रेड्स चेंज नहीं होती है, तो उसका जो मूल वेतन है, बेसिक सैलरी है, वो सेम रहता है। देखिए, मूल वेतन से आशय उस वेतन से होता है जो वेतनमानों यानी ग्रेड्स या पे मैट्रिक्स के अनुसार दिया जाता है। वेतनमान कर्मचारी के मूल वेतन वृद्धि की प्रक्रिया बताते हैं। मूल वेतन में बोनस, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के मूल्य को शामिल नहीं करते हैं। यानी मूल वेतन में बेसिक जो सैलरी है उसके अंतर्गत बोनस, भत्ते और अन्य सुविधाओं के मूल्य को शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा एक न्यायालय का कोई निर्णय था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स प्रा लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के मामले में निर्णय दिया गया है कि किसी कर्मचारी को नियोजन की सेवा शर्तों के अनुसार मूल वेतन के अलावा उसके द्वारा की गई बिक्री पर एक निश्चित दर से कमीशन देय है तो कमीशन की राशि भी कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जिनका यथास्थान उल्लेख किया गया है मूल वेतन होगी, यानी मूल वेतन में सम्मिलित की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था जिसके अंतर्गत यह भी माना गया था कि अगर कर्मचारी द्वारा या कर्मचारी को नियोजन की सेवा शर्तों के अनुसार उसके द्वारा की गई बिक्री पर एक निश्चित दर से कमीशन देय है, यानी अगर वो कोई
निश्चित बिक्री करता है और उस पर कोई कमीशन दे है, तो कमीशन की राशि में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जिनका यथास्थान उल्लेख किया गया है मूल वेतन ही होगा, यानी मूल वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। अब बात करते हैं हम पीरियड ऑफ सैलरी की। सैलरी के उपार्जित होने का समय कौन सा होता है? तो देखिए, वेतन शीर्षक की आय के लिए गत वर्ष सदैव कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पूर्व का वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो इसमें हम इस बात को ध्यान में रखेंगे हमेशा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वेतन पर कर लगाया जाना चाहिए, परंतु वेतन की आय के उपार्जित होने के समय में भिन्नता होती है। अतः जो वेतन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में उपार्जित होता है उस पर ही संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। इस संबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप ध्यान से सुने, क्योंकि बिना इन बातों की जानकारी के हम जो सैलरी है का क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक तरह से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इन्हें ध्यान से ज़रूर सुने आप पीरियड ऑफ सैलरी के बारे में। देखिए, किसी भी माह के वेतन के उपार्जित होने की तिथि सामान्यतः नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य हुए समझौते अथवा कर्मचारी की सेवा शर्तों के अनुसार तय होती है। समझौते के अभाव में वेतन निम्न प्रकार उपार्जित हुआ माना जाता है, जिनमें देखिए, गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन माह की अंतिम तारीख को उपार्जित होता है, अतः इन पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के वेतन पर कर लगाया जाता है। यानी नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता है उनका जो वेतन है वो महीने की अंतिम तारीख को उपार्जित होता है, अतः इन पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के वेतन पर कर लगाया जाता है। जबकि सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारी का वेतन अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित अथवा प्राप्य माना जाता है। इनके लिए मार्च महीने का वेतन अप्रैल में प्राप्य माना जाता है। इसके लिए इनके 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी तक के वेतन पर कर लगाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में। यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके जो वेतन की गणना है वो हम करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च गत वर्ष के, और जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके वेतन की गणना हम करेंगे गत वर्ष के 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी के लिए। यदि वेतन, बोनस, भत्ते आदि में वृद्धि का निर्णय पिछली किसी तारीख से लिया जाता है तो संपूर्ण बकाया राशि उस गत वर्ष में प्राप्य मानी जाएगी जिसमें यह निर्णय लिया गया है। यदि कर्मचारी को स्थिर वेतन पर नियुक्त किया जाए तो इस बात का कोई महत्व नहीं रहता है कि उनको वेतन माह की अंतिम तारीख को उपार्जित होता है अथवा अगले माह की प्रथम तारीख को उपार्जित होता है, परंतु अधिकांश कर्मचारियों के वेतन प्रतिवर्ष कुछ रकम बढ़ जाती है। इसी दिशा में वेतन के उपार्जित होने का समय महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कुछ स्थिति ऐसी होती है जिसमें कर्मचारी को स्थिर वेतन पर नियुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर समय या प्रीवियस ईयर में जो हम पीरियड ले रहे हैं उसका तो कोई महत्व नहीं रहता है कि जिनको वेतन की माह की अंतिम तारीख को उपार्जित होता है तो अगले माह की प्रथम तारीख को उपार्जित होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। अधिकांश कर्मचारियों के वेतन में प्रतिवर्ष कुछ रकम बढ़ ही जाती है। ऐसी दिशा में वेतन के उपार्जित होने का समय महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी सैलरी के बारे में। आशा है कि आप इन्हें समझ पाए होंगे। इससे संबंधित ही वीडियो हम आगे लेके चलेंगे जिनके बारे में हम सैलरी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ लेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।